गुड इवनिंग। बोलिए। सो लास्ट क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस ही चालू था, बहुत लंबे समय से चालू है ये टॉपिक। राइट। एंड आप में से अनफॉर्चुनेटली उसी समय पे एग्जाम आ गई आप लोग की, तो आप लोग एब्सेंट भी थे। तो लास्ट क्लास में हमने बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाला पार्ट डिस्कस किया था। राइट। तो उसमें अगर किसी के डाउट्स हैं तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि टाइम एंड वर्क है। क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस मुझे लग रहा है फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है। ठीक है। तो वो फिर मैं बाद में पढ़ाऊंगा। बहुत लंबे टाइम से ये टॉपिक चल रहा है, 4-5 लेक्चर्स निकल गए। तो टाइम बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले सेक्शन में अगर किसी के डाउट्स हैं तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। है क्या? 60, 60, 60, 63, 68। ठीक है। क्वेश्चन 60। Vijay and his friend started on a boat from a point on a river and began to row upstream। ठीक है। तो देखिए, बाकी लोग जो प्रेजेंट नहीं थे लास्ट क्लास में उनको शायद थोड़ा कम समझ में आए। आई विल ट्राई टू बी एज एक्सप्लेनेटिव एज पॉसिबल, बट फिर भी हो सकता है ना समझ में आवे। तो देखिए, एक स्ट्रीम में दो लोग हैं, एक बोट पे जा रहे हैं, राइट। एंड दे आर गोइंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मीनिंग है दे आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो हम अज्यूम करते हैं कि स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो ये जो दो लोग हैं, विजय एंड फ्रेंड, दे आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ये इनका बोट का डायरेक्शन है। ठीक है। नाउ आफ्टर रोइंग फॉर 2 hours, विजय स्टॉप्ड द बोट। ही वांटेड टू हैंड ओवर अ फ्लावर टू हिज फ्रेंड। तो अब ये जो इनिशियल 2 hours है, इसके बारे में तो हमें कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं। बस हम ऐसा मान लेते हैं कि द बोट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, एंड इन 2 hours इट रीच्ड पॉइंट बी। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि इन इनिशियल 2 hours बोट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। ठीक है। ओके। विजय स्टॉप द बोट। ही wanted to hand over a flower to his friend, but it slipped from his hand into the river and floated downstream। तो ऑब्वियसली जब फ्लावर गिरेगा तो नाउ दिस फ्लावर कैन ओनली गो इन वन डायरेक्शन। जब तक ये बोट में था तब तक तो ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता था बोट के साथ, राइट। व्हेन द फ्लावर इज ऑन इट्स ओन, तो ये सिर्फ रिवर के डायरेक्शन में ही जा सकता है। ठीक है। तो फ्लावर इज गोइंग नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है। सो दे रोड अपस्ट्रीम फॉर 2 more hours एंड देन टर्न बैक। अब ये लोग जो दो जन बोट पे हैं, इन्होंने ये किया, ठीक है फ्लावर गया तो गया। ये लोग अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। दे गो फर्दर डाउन स्ट्रीम, नहीं सॉरी अपस्ट्रीम। दे गो फर्दर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब अगेन अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है। तो 2 hours तक ये लोग वापस वापस मतलब उसी डायरेक्शन में जाते हैं आगे। सो दे विल बी एट पॉइंट सी आफ्टर 2 more hours। ठीक है। सो बोट इज हेयर आफ्टर 2 more hours। और उस 2 hours के ड्यूरेशन में ये फ्लावर भी अपने स्पीड से इस तरफ जा रहा है। ठीक है। ओके। सो दे रोड अपस्ट्रीम फॉर 2 more hours एंड देन टर्न बैक। तो 2 hours जाने के बाद फिर वो लोग वापस आए। दे कॉट अप विद द फ्लावर। अब फ्लावर एंड बोट दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। फ्लावर इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ द रिवर, क्योंकि फ्लावर की अपनी कोई पर्सनल स्पीड तो नहीं है। बोट वुड बी गोइंग विद अ स्पीड जो कि फ्लावर की स्पीड से ज्यादा होगी। है ना? ये बात समझ आ रहा है? बोट की स्पीड फ्लावर की स्पीड से क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज बोट के अंदर एक अपना मैकेनिज्म है, एक इंजन है। तो वो इंजन की वजह से ही ये बोट अपस्ट्रीम मींस अगेंस्ट द स्ट्रीम भी जा सकती है, क्योंकि इसका अपना खुद का इंजन वर्क करता है। एंड दैट इंजन इज वर्किंग व्हेन दिस बोट इज गोइंग विद द स्ट्रीम ऑल्सो।
तो अभी स्ट्रीम इसके मोशन को सपोर्ट करेगी और बोट का अपना खुद का कैपेसिटी तो है ही जाने का, राइट। तो उसकी वजह से ये बोट की जो भी स्पीड है ये फ्लावर की स्पीड से ज्यादा होगी। फ्लावर की स्पीड तो ओनली इज द स्पीड ऑफ द रिवर, बोट की स्पीड इज स्पीड ऑफ रिवर प्लस स्पीड ऑफ बोट ऑल्सो। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? कोई भी पॉइंट में डाउट है यहां तक बताइए। तो अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, अभी हमने अपना कुछ दिमाग लगाया नहीं है। ठीक है, तो now, after 4 hours of their journey, both of them, the flower and the boat, are in same direction, and it is downstream direction. ठीक है? Now they caught up with the flower at a point 6 kilometer downstream of the point at which it fell into the river. So the flower fell into the river at point B, right? तो वहां से 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यहां जाके इन लोगों ने इस फ्लावर को पकड़ा। ठीक है, तो बोट भी यहां पे थी एंड फ्लावर भी इधर था। So when they meet, so from this point B, the flower and the boat met 6 kilometer downstream. ठीक है क्या? So question is find the speed of the stream. तो क्या कर सकते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपने को बताना है, तो वी हैव टू ऑल्सो अज्यूम द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, तो ये दोनों चीजें आपको अज्यूम करनी है, राइट। सो वी विल अज्यूम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हम अज्यूम करते हैं x, राइट। एंड वी ऑल्सो अज्यूम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज y। तो ये दो स्पीड हमने अज्यूम किए, क्लियर है। अब अगर ये बोट को जो स्टिल वाटर में x की स्पीड से जाती है, ये बोट को अगर हम ये स्ट्रीम में डाल देते हैं तो इसकी दो डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड आएगी, डाउन स्ट्रीम में अलग स्पीड होगी एंड अपस्ट्रीम में अलग स्पीड होगी, राइट। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब व्हेन द बोट गोज विद द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना होगा x प्लस वाई, एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इट विल बी x माइनस वाई। ठीक है, इसमें किसी का डाउट है? डाउनस्ट्रीम का मतलब व्हेन बोट एंड स्ट्रीम बोथ गो इन सेम डायरेक्शन, तो ऐसे में दोनों स्पीड ऐड हो जाते हैं। अपस्ट्रीम का मीनिंग व्हेन बोट गोज ऑपोजिट टू द स्ट्रीम, तो ऐसे में स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया स्पीड ऑफ बोट इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, अब हम वापस इस डायग्राम पे आते हैं। यहां पे बोट एंड फ्लावर दोनों सेपरेट हो गए थे, राइट। सो एट दिस पॉइंट फ्लावर की स्पीड कितनी हो जाएगी? फ्लावर की स्पीड विल बी सेम एज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये y हो गया। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? बोट किस तरफ जा रही है? विद द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम? अगेंस्ट द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जा रही है, राइट। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? x माइनस वाई। ठीक है, तो ये 2 आवर्स तक बोट इस तरफ जाती है, एंड 2 आवर्स के बाद द बोट टर्न्स एंड नाउ बोट इज ऑल्सो गोइंग एट द स्पीड x प्लस वाई। ठीक है, बोट की स्पीड x प्लस वाई है एंड फ्लावर की स्पीड y है। यहां तक किसी का कुछ डाउट? ठीक है, अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हेन द बोट एक्चुअली स्टार्ट्स द चेज, जब ये 2 आवर्स तक बोट इधर गई उसके बाद इसने टर्न बैक करके फ्लावर को चेज करना स्टार्ट किया, एट दैट पॉइंट फ्लावर की और बोट की डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, तो बोट ने ये स्पीड से 2 आवर्स तक ट्रेवल किया है इस तरफ, एंड फ्लावर ने वही 2 आवर्स में ये स्पीड से ट्रेवल किया है इस तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है मैं इसको बस दोबारा से बना देता हूं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट बी है यहां पे, राइट, पॉइंट सी है यहां पे। नाउ बोट इज हेयर, पॉइंट सी तक बोट आ चुकी है। ठीक है, एंड फ्लावर यहां पे जो गिरा था वो फ्लावर अब यहां तक पहुंच चुका है। फ्लावर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एट स्पीड y, बोट वुड बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन एट स्पीड x प्लस वाई। अब मुझे ये फ्लावर की यहां से यहां की डिस्टेंस और बोट की यहां से यहां की डिस्टेंस ये पता लगानी है।
सो दैट मुझे इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस पता चल जाए। ठीक है, तो पॉइंट बी से फ्लावर यहां तक पहुंचा कितने टाइम में? 2 आवर्स में। एंड सिमिलरली पॉइंट बी से बोट यहां तक पहुंचती है कितने टाइम में? 2 आवर्स में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लावर? वाई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट जब ये बोट उस तरफ जा रही थी? एक्स माइनस वाई। ठीक है क्या? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 आवर्स में वाई के स्पीड से डिस्टेंस हो गया 2y। 2 आवर्स में ये स्पीड से ये डिस्टेंस हो गया कितना? 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ये 2y और ये 2 टाइम्स x माइनस वाई। सो नेट डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द बोट इज 2y प्लस 2 टाइम्स x माइनस वाई। ये और ये कैंसिल हो गया तो आंसर इज 2x। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 2x। कोई भी डाउट है इस पॉइंट तक तो बताइए। ठीक है क्या? तो 2x डिस्टेंस है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ रिलेटिव स्पीड का है। 2x डिस्टेंस है। ये डायग्राम मैं फिर से यहां पे बना देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये 2x डिस्टेंस है, फ्लावर इस तरफ जा रहा है विद स्पीड y एंड बोट इस तरफ जा रहा है विद स्पीड x प्लस वाई। राइट, और दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। तो अब क्वेश्चन बस इतना है कि अगर ये डिस्टेंस है इनिशियली, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड है, तो ये जो फास्टर ऑब्जेक्ट है ये स्लोअर ऑब्जेक्ट को कितने टाइम में कैच कर लेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सो डिस्टेंस है 2x। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस ले लेना होता है। तो x प्लस वाई एंड y का डिफरेंस क्या होगा? x। सो दे विल मीट इन 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 आवर्स में दोनों जन मिलेंगे। कोई डाउट है क्या? तो 2 आवर्स कब से? जब ये बोट यहां पे टर्न हुआ तब से 2 आवर्स। राइट, तो इसका मतलब फ्लावर का कितना ड्यूरेशन रहा जब ये फ्री फ्लोट कर रहा था? इनिशियल 2 आवर्स, जब ये बोट यहां से यहां गई वो 2 आवर्स, और जब ये बोट यहां से यहां आई और फ्लावर को पकड़ लिया वो 2 आवर्स। सो टोटल फ्री फ्लोटिंग टाइम फॉर फ्लावर वॉज, टोटल फ्लोट टाइम फॉर फ्लावर कितना था? 4 आवर्स। समझ आ रही है कैसे? 4 आवर्स कैसे हैं ये एकदम इनिशियल डायग्राम में समझ में आएगा। तो यहां पे फ्लावर को पानी में गिराया, उसके बाद 2 आवर्स तक ये बोट इस तरफ गई, और जब ये वापस टर्न होती है बोट, वहां से 2 आवर्स के बाद बोट ने इस फ्लावर को पकड़ा। राइट, तो फ्लावर कितना टाइम तक पानी में फ्रीली फ्लोट कर रहा था? 2 आवर्स ये वाले और 2 आवर्स ये वाले, 4 आवर्स। ठीक है, और ये 4 आवर्स में फ्लावर कितना आगे गया अपने पॉइंट ऑफ फॉल से? ये 6 किलोमीटर। राइट, तो फ्लावर की स्पीड कितनी हुई 4 आवर्स में? अगर इसने 6 किलोमीटर कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड वो 6 किलोमीटर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लावर? ये 6/4, दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम विच इज वाई। तो आपको वही पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 1.5 बी। कोई भी स्टेप रिपीट करना है तो बताइए। तो ये क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड भी इन्वॉल्व हो गया, एंड बोर्ड वाला क्वेश्चन तो ये था ही। राइट, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज हो गए हैं। अगर कुछ रिपीट करना है तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का बेसिक आइडिया ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, राइट, ये ए है और ये बी है लेट अस से, एंड इनके बीच का डिस्टेंस इज 90 मीटर। ए का स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, बी का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। एंड क्वेश्चन इज कि जब ए ने बी को चेज करना स्टार्ट किया तो बी वॉज मूविंग एट 4, ए वॉज मूविंग एट 7, और दोनों के बीच का डिस्टेंस था 90। तो क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल ए कैच बी। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड की हेल्प से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ए को क्या करना है, ये जो इनके बीच का 90 मीटर का गैप है उसको जीरो करना है।
राइट। तो ये गैप को हमें जीरो बनाना है, तो 90 मीटर इज द गैप एंड वी वांट टू मेक इट जीरो। तो इनिशियल गैप 90, फाइनल गैप जीरो, तो चेंज इन गैप हुआ 90 का। ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, जो फास्टर इंसान है उसकी स्पीड में से स्लोअर इंसान की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी है दैट बोथ ऑफ देम शुड बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पे दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड के लिए आपको क्या करना है, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, सो दैट विल बी 3। ठीक है। तो कितने टाइम में ए विल कैच बी, तो वो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, दैट इज 30 सेकेंड। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। हाँ, अगर ये एक ही तरफ जा रहे होते, हाँ, तो प्लस कर देते। अगर ये ऐसा होता कि यही ए एंड बी है, यही इनका डिस्टेंस है, ए इज गोइंग एट 7 and B is going at 3, right? But this time they are going in opposite directions, right? Opposite क्यों है? Because A is going towards right, B is going towards left. ऐसे देखने में लगता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना? बट स्टिल उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंटली देखना है, तो A जा रहा है राइट में और B जा रहा है लेफ्ट में, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑपोजिट, राइट? तो ऐसे में आपको अगर टाइम बताना है कि इन व्हाट टाइम विल दे मीट, तो वो टाइम कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस तो अभी भी 90 ही रहेगा, बट स्पीड के लिए आप क्या करोगे, 7 एंड 3 को ऐड कर दोगे, तो इट विल बी 10। तो आंसर आएगा 9 सेकेंड। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी यूज रिलेटिव स्पीड। अब इस क्वेश्चन में भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, यहां पे आप देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्लावर एंड द बोट इज 2x, देयर स्पीड्स आर y एंड x प्लस वाई एंड दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हो गया 2x एंड रिलेटिव स्पीड हो गया इन दोनों का डिफरेंस, तो x, है ना? सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का डिफरेंस, तो x, तो 2x/x आ गया 2, राइट? तो नेक्स्ट एक और डाउट था क्या, 63 था क्या? 63। A motorcyclist goes from Mumbai to Pune, a distance of 192 kilometer at an average speed of 32 kilometer per hour. Another man starts from Mumbai by car 5/2 hours after the first and reaches Pune half an hour earlier. What is the ratio of the speeds of this? तो देखिए, मुंबई एंड पुणे, राइट? दोनों लोग मुंबई से पुणे ही जा रहे हैं, राइट? पहला इंसान स्टार्ट करता है, लेट अस नेम दैट पर्सन ए, तो इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, और ये जो डिस्टेंस है मुंबई पुणे का वो 192 किलोमीटर है, ये तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। ठीक है। सो 32 kmph से इंसान अगर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा इसको मुंबई पुणे पहुंचने में? 192/32, 6 आवर्स। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पर्सन। अनदर मैन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई बाई कार 5/2 hours आफ्टर द फर्स्ट। तो यहाँ पे 2.5 घंटे तो उसने लेट कर दिया, राइट? एंड फिर भी उसने ऐसी स्पीड से गाड़ी चलाई कि ही रीचेस पुणे हाफ एन आवर अर्लियर एज कंपेयर टू ए। तो ये जो सेकंड पर्सन है बी, इसने कितना कम टाइम लिया? 2.5 आवर्स तो लेट स्टार्ट किया और फिर भी हाफ एन आवर जल्दी पहुंच गया। तो एज कंपेयर टू ए, बी हैज टेकन 3 आवर्स लेस। 2.5 आवर्स लेट चालू किया एंड फिर भी हाफ एन आवर जल्दी पहुंच गया। गेटिंग दिस पॉइंट? तो बी का आपको स्पीड तो नहीं पता, बट ये पता है कि उसने 3 आवर्स में ही ये जर्नी फिनिश कर दी, राइट? तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ दीज टू। तो दिख रहा है अब आपको, एक ने 6 आवर्स में जर्नी कवर की और दूसरे ने 3 आवर्स में, तो एकदम टाइम आधा हो गया। अगर टाइम आधा हो गया तो स्पीड डबल हो गई होगी।
तो इसकी स्पीड अगर 32 है तो इसका स्पीड 64 हो गया होगा, राइट। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, वही आपको पूछा तो 1/2। ठीक है, कोई डाउट है क्या? So this was 63. 68. A motorcyclist left these minutes later than the scheduled time, but in order to reach its destination 21 km away in time, he had to increase his speed by 12 km per hour from the usual speed. What is the usual speed? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस तो पहले भी बहुत आए हैं इस एक्सरसाइज में। तो अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट को पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, ठीक है, तो नॉर्मली इसका ट्रेवलिंग टाइम, इसकी स्पीड कुछ एस होती है और उसका ट्रेवलिंग टाइम टी होता है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल ट्रेवलिंग टाइम एंड ट्रेवलिंग स्पीड है। अब एक दिन क्या हुआ कि ये लेट हो गया निकलने में, तो द पर्सन वॉज लेट बाई दिस टाइम 6/9, तो कितना हो गया 60/9, ठीक है। 20/3 भी बोल सकता ना इसको, हाँ 20/3 मिनट से लेट हो गया। तो इसका ट्रेवलिंग टाइम इज ऑलरेडी 20/3 मिनट्स लेस, बट ये अगर तेज चलाए तो पॉइंट बी पे पहुंचने का इसका जो समय है वो सेम रखना है इसको। तो इसका मतलब ट्रेवलिंग टाइम 20/3 मिनट से कम हो गया। तो अगर ये ट्रेवलिंग टाइम इसको कम करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड कितनी कर दी इसने, 12 km/h इंक्रीज कर दी, राइट। सो स्पीड वॉज इंक्रीज बाई 12 km/h। तो इनिशियल स्पीड अगर एस थी तो उस दिन इसकी स्पीड S+12 हो गई, ठीक है। और ये मिनट्स में है। यूनिट साथ में रखना क्योंकि यूनिट्स अगर सिंक में नहीं होंगे तो आपको कुछ कन्वर्जन लगाने पड़ेंगे। कोई भी डाउट है यहां तक? अभी हमने सिर्फ डेटा नोट किया है, बट इसमें कोई डाउट है क्या? फाइन। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजुअल स्पीड, तो एस की वैल्यू अपने को पूछी है। तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व हो सकता है। डिस्टेंस गिवन नहीं है ना, 21 किलोमीटर डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन 21 किलोमीटर। तो इसमें आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। डिस्टेंस इज 21 किलोमीटर, अगर ये इनिशियली ये स्पीड से जाता था तो ये टाइम लगता था, टाइम टी, फाइन। ऑन अ स्पेसिफिक डे द स्पीड बिकम्स S+12। तो इस दिन टाइम कितना लगा, 20/3 मिनट्स लेस, ठीक है। तो दोनों का जो टाइम टेकन है, यहाँ पे टाइम ज्यादा था, यहाँ पे टाइम कम है, और यहाँ पे कितना कम है, 20/3 मिनट्स लेस, ठीक है। 20/3 मिनट को आप 20/3 × 60 आवर्स भी कर सकते हैं, सो दैट बिकम्स 1/9 आवर्स, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एस। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजुअल स्पीड, तो एस की वैल्यू बतानी है। ये हमने कैसे लिखा इक्वेशन, इसमें किसी का डाउट है तो बताइए। ये समझ आ रहा है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, 21/s, 21/s+12 शुड बी 1/9। तो अभी देखिए एस का वैल्यू हम क्या मतलब दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। एक तो ये तरीका है कि आप इन दोनों का एलसीएम लें, क्वाड्रेटिक बनाएं और सॉल्व कर लें। तो s × s+12 ये एलसीएम होगा, 21 × s + 21 × 12, 210 एंड 42, 252, ठीक है, -21s, एंड इस तरफ 1/9 है, तो ये कैंसिल हुए। ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो s × s एंड सो ऑन। तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे बेटर एक तरीका है आपके पास, एंड वो है ऑप्शंस यूज करने का, राइट। ये जो चार नंबर्स लिखे हैं वो चारों एस की ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनमें से एक सही है बाकी तीन गलत है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज करना स्टार्ट करता हूं, एंड इफ आई चेक
कि कौन सा ऑप्शन एस की जगह यूज करने से 1/9 आंसर आ जाएगा, तो वही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी होगा सॉल्व करने में। तो यू कैन स्टार्ट विद फर्स्ट ऑप्शन ओनली, 21/28 ये होगा। तो 21/28 -21/40। ठीक है, इसको सॉल्व करके 1/9 आता है क्या, ये आपको चेक करना है। तो ये 3/4 है, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। ठीक है, तो एलसीएम 40 होगा, 40 को आप कैंसिल करेंगे तो 9 तो नहीं आएगा। एलसीएम अगर 40 है तो कोई भी कैंसिलेशन करने से यू विल नॉट गेट 9, तो यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। यू कैन नाउ चेक सेकंड, 21/35 एंड 47, 47 आएगा। तो देखो वापस से, यहाँ 35 है तो ये तो 35 होगा, बट ये 47 हो जाएगा, 47 तो प्राइम नंबर है। एंड अगेन 47 को कैंसिल करने से 9 फिर से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी छोड़ सकते हैं। 42 चेक करें तो 21/42 ये तो बहुत इजीली कैंसिल होता है। एंड यहाँ पे आएगा 21/54, ये भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये 1/2 हुआ। एंड ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 7 एंड 18। 18 है तो 18 को कैंसिल करके 9 भी आ सकता है, तो दिस गिव्स अस होप। ठीक है, तो 1/2 एंड 7/18 इसका एलसीएम किया तो 18 आया, ये 9 हुआ और ये 7 हुआ। सो 2/18 आया विच इज 1/9। हैंस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करके इस तरीके से कर सकते हो। हाँ, तो वही तो किया इवेंचुअली, सेकंड ऑप्शन उसी तरीके से तो रिजेक्ट किया। ठीक है। तो इसमें देखिए एक पार्ट बाकी है, और ऐसे बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, राइट? तो वो हम लोग करेंगे। और आप लोग टाइम रहे तो 7 o'clock जो बैच है उसमें भी आके ये कर सकते हो, इवन पहले के जो भी टॉपिक्स आपके मिसिंग है, राइट? तो ये बैच तो आपका है ही। इसके अलावा 7 o'clock पे एक और बैच स्टार्ट हुआ है, तो जो भी टॉपिक्स आपके पहले मिस हुए हैं या मिस नहीं भी हुए थे बट आपको रिवाइज करना है, तो वो सारे टॉपिक्स के लिए आप सेकेंड बैच भी अटेंड कर सकते हो, है ना? तो ये बैच तो आपको कंटिन्यू करना ही है, बट ओनली फॉर दोज टॉपिक्स जो आपने पहले मिस किए और यू वांट टू रिवाइज और रिपीट, तो उन टॉपिक्स के लिए आप 7 बजे वाले बैच में भी आ सकते हो। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को ही 7 बजे होता है। फाइन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइम एंड वर्क। तो देखिए टाइम एंड वर्क ऐसे आप लोग ने सभी ने 7th या 8th क्लास में पढ़ा है, और जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स लिया उन्होंने शायद वापस 11th में भी पढ़ा है ना? तो टॉपिक इजी ही है, बट स्टिल एक बार तो पढ़ना रहेगा अपने को। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो प्राइमरीली दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 और 3 वर्कर्स ही हैं, ठीक है? एंड सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा है, मतलब 10, 20, 15 ऐसे 100, 1000 तक भी हो सकते हैं, राइट? तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, ये जो भी वर्कर्स हैं दे ऑल वर्क एट डिफरेंट एफिशिएंसीज। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है नॉर्मली, ये जितने भी वर्कर्स होते हैं 15, 20, 100 जितने भी होते हैं, दे नॉर्मली वर्क एट सेम एफिशिएंसीज। ठीक है,
So that is how these things happen. तो we will start with the first type of examples. पहले हम लोग ये वाली डिस्कशन करेंगे, फिर सेकंड वाले पे आएंगे, ठीक है? तो अभी देखिए इसमें क्या पहले हम बात करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, पहले हम ये वर्ड की बात करते हैं। एफिशिएंसी का क्या मीनिंग होता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड एफिशिएंसी? मिनिमम कॉस्ट, हाँ, कॉस्ट के टर्म्स में सही है। तो एफिशिएंसी को कॉस्ट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। वो इवेंचुअली कॉस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास एक ऐसा वर्कर है जो एक स्पेसिफिक काम को कम टाइम में फिनिश कर सकता है, राइट, तो वो ज्यादा एफिशिएंट है। आप कॉस्ट के टर्म्स में भी बोल सकते हो, अगर उसको कम टाइम लगा तो हमारी जो पर आवर की कॉस्ट है लेबर की, वो कम लगेगी। समझ आ रहा है ना? राइट। सो एफिशिएंसी का मीनिंग है, एफिशिएंसी का क्या मीनिंग है? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क फिनिश्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है? तो एग्जांपल के लिए, अगर समझ लो स्कूल से आप लोग को एक असाइनमेंट मिला कि एक 20 पेजेस की रिपोर्ट बनानी है, ठीक है? तो यू हैव टू टाइप दिस रिपोर्ट, कोई भी टॉपिक आप अज्यूम कर लो, फाइन। तो एक स्टूडेंट है जिसको ये रिपोर्ट टाइप करने में 10 आवर्स लगे, दूसरा स्टूडेंट है जिसको यही रिपोर्ट टाइप करने में 6 आवर्स लगे। तो दोनों ने काम इक्वल ही किया, राइट? बट दोनों में मोर एफिशिएंट कौन है? जिसको 6 आवर्स लगे, जिसको कम टाइम लगा वो ज्यादा एफिशिएंट है। बात समझ आ रहा है ना? तो दैट इज हाउ एफिशिएंसी इज मेजर्ड। ओके। तो अगर मैं आपको बोलता हूं तो पर्सन ए कैन फिनिश अ वर्क इन 120 days, राइट? बी इज 50% more efficient as compared to A. In what time can B finish the same work? हाँ, तो बताइए। 60? गलत है। क्या? पता नहीं लगा सकते? पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता बी इज 100% मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू ए, तो 60 आंसर होता। 100% मोर एफिशिएंट का मतलब डबल एफिशिएंट होना। समझ आ रहा है बात? राइट। देन आंसर वुड हैव बीन 60, कि अगर वो डबल एफिशिएंट है तो इससे आधा टाइम लगाएगा। बट ये 50% एफिशिएंट है, 50% मोर एफिशिएंट है ना, 80। तो देखिए इसको कैसे आप समझ सकते हो, जो मैं अभी आपको ये रिपोर्ट टाइप करने वाला एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम अज्यूम करें कि ए को जो ये 120 डेज लग रहे हैं, इस 120 डेज में ए डेली एक पेज टाइप करता है ना? तो इसका डेली का ये एक पेज टाइप करने का इसका कैपेसिटी है। ये बात समझ आया? तो 120 डेज में अगर इसने 120 पेजेस टाइप करके एक बुक बनाई, वही सेम बुक अब बी को सौंप दी गई कि तुम भी बनाओ, तुम भी टाइप करो। क्लियर है बात? तो ए डेली 1 पेज टाइप करता था,
बी की बारी आई तो बी डेली कितने पेज टाइप करेगा? 1.5। ये बात समझ आ रहा है ना? तो ये जो ए की बुक है, 120 पेज की बुक, 120 पेजेस की बुक कहां से आ रही है समझ आ रहा है? डेली एक पेज बना रहे तो 120 पेजेस बनेंगे, राइट? तो बी अपनी 1.5 पेज की डेली की स्पीड से अगर ये बुक बनाने बैठे तो कितना समय लगेगा? ये काम है और ये उसकी स्पीड है, तो 120 पेजेस की बुक है, 1.5 के रफ्तार से बनानी है। बात समझ आ रही है? तो 80 डेज लगेंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है इसमें तो बताइए। सो आंसर विल बी 80 डेज। एनी डाउट इन दिस? नहीं? तो अगर यहां पे लिखा होता मान लो बी इज 20% मोर एफिशिएंट, तो क्या आंसर आता? 100। ठीक है, समझ आया ना? राइट, तो यहां पे मैं कोई भी नंबर चेंज कर सकता हूं, उसका इफेक्ट क्या आएगा? बी का जो टाइम होगा दैट विल बी 120/1 प्लस ये जो भी नंबर है x/100। ठीक है? जब ये x 50 था तो 50/100 0.5 हुआ, तो 120/1.5 हो गया। जब ये x 20 था, ये x, जब ये x 20 था तो 20/100 1.2 हो गया, तो 120/1.2, तो आंसर 100 आ गया। क्लियर है बात? तो शॉर्ट में अगर आपको करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये भी यूज करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, समझने में इजी है। ठीक है? कोई भी डाउट है बताइए। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? फाइन। तो अगर हम बोलते हैं, यही सेम क्वेश्चन ही इसी को कंटिन्यू करते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 120 डेज। बी इज 50% more efficient as more efficient than A. So, in what time can A and B finish the work together? 100, 48। हाँ हाँ, 100 तो कैसे आएगा? 80 डेज में तो भी अकेला ही कर देता था ना। एलसीएम क्या चीज का? एलसीएम लेना पड़ेगा, एक स्टेप है एलसीएम का। ठीक है, तो आंसर इज 48। डाउट है क्या किसी का? जल्दी से ट्राई करिए, अगर डाउट है तो मैं बताता हूँ। हो गया डाउट? हुआ धुन? तो देखिए, ये स्टार्टिंग के दो लाइंस तो सेम है जो ऊपर लिखे थे। इसका मीनिंग ये है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 120 डेज, एंड बी अगर वही काम अकेले करे तो बी कैन फिनिश दैट सेम वर्क इन 80 डेज। यहां तक तो क्लियर है सभी को? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई दोनों को साथ में अगर हमने लगा दिया तो कितने समय में काम फिनिश होगा? तो एक आप क्या कर सकते हैं, अब आप अज्यूम कर सकते हो ऐसा कि टोटल वर्क 1 यूनिट है ना? कोई भी काम हो सकते हैं 1 यूनिट। अब यहां पे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके की प्रेजेंटेशन है।
तरीका तो सेम ही है, स्टेप सेम ही रहेंगे, बस ये क्वेश्चन प्रेजेंट करने का तरीका आपका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आपको जो कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। इफ टोटल वर्क इज 1 यूनिट, तो ए अगर ये पूरा काम 120 डेज में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? इसका 1/120th पार्ट है ना। सो आई कैन से इन 1 डे A can finish how much? 1/120, and similarly B can finish how much? 1/80। यहां तक किसी का डाउट है? राइट, अगर मैं एक काम 5 दिन में करता हूं और रेगुलरली करता हूं तो एक दिन में 1/5 होगा, अगले दिन 1/5 होगा, तो ऐसे 1/5 करते हुए 5 दिन में पूरा एक काम हो जाएगा। राइट, तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो दो नंबर्स हमने लिखे हैं ये ए एंड बी की एफिशिएंसी है। ये क्या है? ए एंड बी का एफिशिएंसी। राइट, तो जब दो दो जन साथ में काम करते हैं तो उनका एफिशिएंसी कंबाइन होता है, उनका एफिशिएंसी ऐड होता है। तो अगर ए एक दिन में इतना काम किया और बी एक दिन में इतना काम किया तो दोनों जन ने मिलके कितना काम कर दिया? ए एंड बी ने मिला के 1/120 प्लस 1/80, दैट विल बी देयर कंबाइंड वर्क ऑफ अ डे। राइट, तो इसका एडिशन कितना आएगा? 120 एंड 80 का एलसीएम विल बी कितना? 240। तो ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 5/240 विच इज 1/48। तो ए और बी दोनों जन मिला के 1/48 यूनिट्स वर्क कर देते हैं। तो कितना दिन लगेगा इस रफ्तार से काम करने में कि पूरा काम हो जाए? 48 डेज। राइट, तो टोटल टाइम टेकन विल बी, हमारा काम इतना है। राइट, और इस स्पीड से काम करना है तो 1/1/48, तो आंसर 48 डेज। समझ आया क्या? कोई भी डाउट है इसमें? तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का। लेट अस टॉक अबाउट अनदर वे। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलता हूं, हमने जो फर्स्ट स्टेप अज्यूम किया है, फर्स्ट स्टेप लिखा है, फर्स्ट स्टेप से आपका बस अजम्पशन चेंज कर दो, बाकी पूरा स्टेप सेम रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा अजम्पशन क्या था कि टोटल वर्क है 1 यूनिट। ये 1 की जगह पे आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं। राइट, सो इंस्टेड ऑफ 1 आई अज्यूम टोटल वर्क एज 240 यूनिट्स। 240 पेजेस की एक बुक बनानी है ऐसा मान लो। ठीक है, अब एक जन की स्पीड कितनी थी? एक वन सॉरी ए कैन फिनिश द वर्क इन 120 डेज। तो ए अगर 120 डेज में ये काम फिनिश करता है तो आई कैन से इन वन डे ए कैन फिनिश हाउ मेनी पेजेस? 240/120, तो 2 पेजेस। एंड सिमिलरली बी कैन फिनिश हाउ मेनी पेजेस? तो 3 पेजेस। समझ आ रहे ना? ये 240 पेजेस की बुक अगर ए को टाइप करने को मिले तो 120 डेज लगेंगे, मतलब डेली के 2 पेजेस। सिमिलरली बी को टाइप करने को मिले तो बी को 80 डेज लगते हैं, तो मतलब डेली के 3 पेजेस। ये बात समझ आ रही है? तो अगर ए एंड बी दोनों ने साथ में काम करना चालू किया तो भी इनकी डेली की जो टाइपिंग स्पीड है वो तो सेम ही रहने वाली है। सो ए विल फिनिश 2 पेजेस अपने और बी विल फिनिश 3 पेजेस अपने। तो दोनों का मिला के कितने पेजेस हो गया? 5 पेजेस। राइट, तो 5 पेजेस अगर ये लोग डेली फिनिश करेंगे तो 240 पेजेस की बुक बनाने में कितना समय लगेगा? 240/5, तो आंसर 48 डेज। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम ही चीज किया है हमने। यहाँ पे भी हमने डेली का एक दिन का काम निकाला, उसको ऐड किया, वो ऐड करके ये आया, और फिर हमने आंसर निकाला 48 डेज। यहाँ पे भी हमने यही किया, डेली का एक दिन का काम निकाला, उसको ऐड किया, वो ऐड करने वाला जो स्टेप है वो यहाँ पे बड़ा इजीली हो गया। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ा था। ठीक है, ये जो 240 है वो 240 इज द एलसीएम ऑफ 180 एंड 120 एंड 80। वो एलसीएम तो आपको इवेंचुअली लेना ही है, तो वो एलसीएम पहले ही ले लो। यहाँ पे वही नंबर आप अज्यूम कर लो एज टोटल वर्क। तो उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, आप थोड़ा मेंटल कैलकुलेशंस कर पाओगे। राइट, बिकॉज नंबर्स आर इन इंटीजर्स फॉर्म, फ्रैक्शन में नहीं है। क्लियर है बात? तो प्रोसेस का फ्लो एग्जैक्टली सेम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर हो जाता है इन दिस केस। ठीक है, आपको अगर ये कंफर्टेबल हो तो ये कंटिन्यू कर सकते हो, बट जो लोग फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हैं ऑलमोस्ट, वो लोग इसी से कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो करना क्या है, जब भी आपको टोटल वर्क अज्यूम करना है तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जो हम 1 अज्यूम करते हैं उसके जगह पे जो भी नंबर्स गिवन है
ए बी सी के तीनों का, तीन जन है तो तीनों का टाइम गिवन होगा, दो जन है तो दोनों का टाइम गिवन होगा। वो जो टाइम वाला नंबर है उसको यूज करके आप एलसीएम कैलकुलेट कर लो, दैट एलसीएम बिकम्स द टोटल वर्क, और उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे दो की जगह तीन लोग हैं, प्रोसेस सेम ही फॉलो करना है, तो ये ट्राई करता है। हाँ भाई, हुआ है सॉल्व। 4 डेज, किसी का डाउट है क्या? हाँ, क्या नहीं समझ आया? 4 कैसे आया? तो ए बी एंड सी इन तीनों का आपने टोटल टाइम टू फिनिश नोट कर लिया, राइट? देन वी अज्यूम टोटल वर्क, जो होगा इन तीनों का एलसीएम, विच कैन बी 60। तो टोटल वर्क हमने 60 पेजेस की एक रिपोर्ट है ऐसा अज्यूम कर लिया। सो इन वन डे ए कैन फिनिश हाउ मच, 6, बी कैन फिनिश हाउ मच, 5, एंड सी कैन फिनिश हाउ मच, 4 पेजेस। ठीक है। ये कैसे आ रहा है? 60 को 10 से डिवाइड किया तो 6 आया, 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 आया, एंड 4 आया। तो ए बी सी तीनों जन मिलके कितना काम फिनिश कर रहे हैं? 15 पेजेस, राइट? ये डेली है। तो 60 पेजेस की अगर एक रिपोर्ट बनानी है तो डेली 15 पेजेस बना सकते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 60/15, तो 4 डेज। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखते हैं। तुम कुछ लिख भी नहीं रहे हो, तो वो तो उसमें तो वही लिख रही है ना। पेपर दूं? फाइल में क्या कर रहे हैं?
फोर आ गया इसका भी। 45। डाउट है क्या किसी का? इजी है। तो आंसर इज 45। एनी डाउट? हो गया। तुम्हारा फोर आया फिर। सर ठीक। मुझे समझ नहीं। अच्छा तुम तो अभी आए हो विमान। हाँ सर, मेरा मेरा नेटवर्क यहाँ पे बहुत खराब है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो ए एंड बी का टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क इन 20 days इज 20 days, एंड ए अलोन इज 36 days। तो ये दो नंबर्स आपके सामने है। तो यूजिंग दीज टू आप अज्यूम कर सकते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैन बी टेकन एज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, वो है 180। ठीक है, तो 180 पे जिसकी एक रिपोर्ट है, ऐसा आप मान लो कि ये एक रिपोर्ट है जो इन दोनों को बनानी है। तो इन वन डे ए एंड बी कितना काम फिनिश कर पाएंगे? अगर 180 पेजेस की रिपोर्ट ये लोग 20 days में बना सकते हैं, सो दे कैन टाइप 9 pages इन अ डे, एंड सिमिलरली ए कैन टाइप हाउ मच? 5 pages। ठीक है, तो ए एंड बी का 9 है, ए का अलोन का 5 है, तो दैट मीन्स बी का अलोन का कितना हो जाएगा? 9 - 5, 4 pages। तो अगर बी अकेले को एक काम सौंप दिया जाए तो वो डेली से 4 pages टाइप कर पाएगा। तो उसको कितना समय लगेगा? 180 पेजेस की रिपोर्ट है, 4 pages पर डे के हिसाब से 45 days। ठीक है, सो दैट इज हाउ द आंसर इज 45। कोई भी डाउट है क्या, बताइए। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 and 15 days respectively, वर्किंग अलोन। राइट। तो ए एंड बी दो जन हैं जो अगर एक काम पे अकेले अकेले वर्क करते हैं, सो दे कैन फिनिश द वर्क इन 10 and 15 days। ठीक है, दे स्टार्टेड टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days। इन what टाइम will be finish the remaining work? टोटल क्या चीज को एक्सप्लेन? नहीं, तो x+2, 2 ही दिन तो दो ही लो ना ये का तो। और तो डेज अज्यूम करना ही क्यों है? बट वो तो 2 दिन ही साथ में किया ना वो लोग, उसके बाद तो बी ने अकेला ही काम किया है। एक का 2 दिन का हो गया।
हाँ तो बस वही वही तो पता लगाना है, तो ऐसे अज्यूम करने से कैसे होगा? 15, हाँ 13, 30, हाँ 13 ना। देखिए 10 आ रही है किसी का? 10 आ रहा है, ठीक। तो आंसर इज 10। तो देखिए इसमें क्या है, ए एंड बी ने दोनों ने साथ में काम करना चालू तो किया, बट ए 2 दिन के बाद चला गया, तो बाकी काम पूरा बी के ऊपर ही आ गया, है ना? तो जब तक ये जाता नहीं है तब तक की स्टोरी क्या है? तब तक का स्टोरी यही है कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 10 days, बी कैन फिनिश द वर्क इन 15 days। तो हम अज्यूम करेंगे टोटल वर्क, राइट? तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये स्टेप तो करना ही रहेगा। तो यू विल अज्यूम टोटल वर्क, वो कितना होगा? 10 and 15 का एलसीएम विच इज लेट अस से 30। तो 30 पेजेस की रिपोर्ट है, ये ए एंड बी को बनानी है। तो इन 1 day ए कैन टाइप हाउ मच? 30 पेजेस की रिपोर्ट अगर ये 10 days में बनाता है तो 3 पेजेस पर डे, एंड सिमिलरली बी कैन टाइप हाउ मच? 2 पेजेस पर डे। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो जब ए एंड बी दोनों ने साथ में काम चालू किया तो दोनों ने पहले दिन 5 days 5 पेजेस फिनिश किए, राइट? सो ये इनका टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ए एंड बी आर ओनली वर्किंग फॉर 2 days टुगेदर, है ना? तो अगर दोनों जन एक दिन में 5 पेजेस टाइप कर सकते हैं तो दोनों ने मिलके 2 days में कितना काम कर दिया? 10 पेजेस। ठीक है, अब क्या है, ए चला जाता है। सो व्हेन ए लीव्स, उसके बाद बी बचा हुआ है, तो बी के सामने कितना काम बाकी है? 20 पेजेस, राइट? सो नाउ बी कैन फिनिश 20 पेजेस, बी हैज टू फिनिश 20 पेजेस, बट बी का कैपेसिटी कितना है डेली का? 2 पेजेस पर डे। तो बी को कितना समय लगेगा, राइट? तो टाइम टेकन बाई बी क्या होगा? टाइम टेकन बाई बी कितना होगा? 20/2, तो 10 days। समझ आया क्या? क्लियर है? कोई भी स्टेप में डाउट है तो बताइए। सब स्टेप्स का लॉजिक क्लियर है, राइट? तो इसमें आप काफी सारे स्टेप्स मेंटली भी कर सकते हो, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, राइट? बट व्हेन यू सॉल्व तो यू मे नॉट राइट ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। क्लियर है ना? बट प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ही ऐसा करना है। ठीक है। क्या? एलसीएम ही वाले से तो बताया, 10, 15, 30। बोल 1 upon वाले से। अच्छा, इसमें लिखा है ना, ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, दोनों ने साथ में काम चालू किया, देन ए लेफ्ट आफ्टर 2 days। तो इसका मतलब 2 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। तो दोनों जब साथ में काम करते हैं तो 5 पेजेस फिनिश होते हैं एक दिन में। तो 2 days में कितने पेजेस फिनिश होंगे? 10 पेजेस। बस वहीं से आए। टोटल 30 थे, जिसमें से 10 तो हो चुके हैं, तो बाकी कितने काम करने बी पे? बाकी कितने काम कितना है बी के लिए? ठीक है, तू क्या बोल रहा है? ठीक है। तो अभी देखिए इसमें और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 जन इन्वॉल्व हैं, एंड आपको गिवन है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन लेट अस से 10 days, राइट? बी एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 days, एंड सी एंड ए कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 days। तो ऐसे 3 जन है, बट उनका दो दो जन साथ में काम करे ऐसा टाइम गिवन है, राइट? सो क्वेश्चन इज, इन व्हाट टाइम विल ऑल ए बी एंड सी फिनिश द सेम वर्क? ठीक है, तो ये बताइए।
8 days, ठीक। तो निकाल लो। हाँ भाई, हुआ क्या? क्या? नहीं, आंसर 8 है। हाँ भाई। तो देखिए, A and B can finish a work in 10 days, राइट? तो A, B, B, C एंड C, A इन तीनों जन का आपको टाइम टू फिनिश द वर्क गिवन है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो हम डायरेक्टली ही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू अज्यूम टोटल वर्क। सो टोटल वर्क आप अज्यूम करेंगे वो क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम, राइट? सो दैट वुड बी 60। तो हम अज्यूम करते हैं कि 60 पेजेस की रिपोर्ट है जो अपने को बनानी है। तो जब ए एंड बी इस रिपोर्ट पे काम करते हैं तो इन 1 डे दे विल फिनिश हाउ मच? 60/10, 6 पेजेस, राइट? सिमिलरली बी एंड सी अगर इसी रिपोर्ट पे काम करेंगे तो दे विल फिनिश हाउ मच इन अ डे? 5 पेजेस। एंड सी एंड ए अगर इसी रिपोर्ट पे काम करेंगे तो दे विल फिनिश हाउ मच? 4 पेजेस इन डे। यहां तक किसी का कुछ डाउट है? राइट? तो आप ये देखिए कि ये ए बी बी सी एंड सी ए इन तीनों की पेयर वाइज एफिशिएंसी आ गई, राइट? पेयर वाइज एफिशिएंसी का मतलब कि एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, बट इन पेयर्स, नॉट इंडिविजुअली, नॉट इन अ ग्रुप। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी ने एक एक दिन काम किया अपने एक दूसरे के साथ, तो उसमें 6 पेजेस का एफिशिएंसी आया, राइट? तो ए ने एक दिन काम किया बी के साथ और ए ने एक दिन काम किया सी के साथ, तो ए टोटल 2 दिन काम कर रहे हैं। सिमिलरली बी भी 2 दिन काम कर रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी। एंड सेम वे सी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर 2 डेज, इधर और इधर। तो सबके सब 2 दिन काम कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं ये ऐड करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ इट इज 2 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी, एंड दैट वुड बी 15 पेजेस, राइट? तो अगर आप ये सब ऐड करते हो तो 15 पेजेस आएंगे, बट ये 15 पेजेस कितने दिन में काम फिनिश होगा? 2 डेज में, नॉट इन 1 डे। क्यों ऐसा? जो मैंने आपको बताया कि ए भी 2 दिन काम कर रहा है, बी भी 2 दिन काम कर रहा है और सी भी 2 दिन काम कर रहा है। दैट इज वाई दिस 15 पेजेस इज देयर 2 डेज का वर्क, नॉट 1 डे का वर्क। कोई भी डाउट है इसमें बताइए, राइट? तो अगर ये लोग 15 पेजेस 2 डेज में फिनिश करते हैं तो 60 पेजेस फिनिश करने में कितना समय लगेगा? 8 डेज। ठीक है?
कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कोई भी स्टेप तो बताएं। 2 डेज क्यों आ रहा है? 2 डेज इसके लिए आ रहा है कि अगर हम इनको ऐड कर दें तो 15 पेजेस तो आएगा। बट ये 15 पेजेस इन तीनों जन ने कितने दिन में फिनिश किया? तो ये 15 पेजेस फिनिश करने के लिए ए को 2 दिन काम करना पड़ा, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ। सिमिलरली बी को भी 2 दिन काम करना पड़ा, ए एंड सी के साथ, एंड सी को भी 2 दिन काम करना पड़ा, राइट? सो दैट इज इट इज देयर 2 डेज कंबाइंड वर्क तीनों का। क्लियर है क्या? तो वंस वी नो दिस, उसके बाद आप बता सकते हो कि टोटल टाइम 8 डेज होगा। ठीक है, 8 तक तो पहुंच गए ना आप सब लोग, राइट? अब अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर दें ऐसा, इन व्हाट टाइम विल ए अलोन फिनिश द सेम वर्क, क्या बोल रही हो? क्या है ये 24/20? क्या चीज का आंसर बता रही, मुझे वही नहीं समझ रहा। ये तीनों का अकेले का? अच्छा, वो देखने को। ये अलोन 15, 7.5, 2.5। हाँ, तो ए का क्या आंसर आया? हाँ ठीक। न, सी का गलत है। 7.1.5, ओ, सी का 40। बी का, बी का कुछ फ्रैक्शन में आएगा। हाँ भाई, तो ए अलोन अगर आपको टाइम बताना है, ए का अकेले का, तो क्या आंसर? क्या केओस हो रहा है? हाँ भाई, ए अलोन का आया 24 आया क्या? तो इसके लिए क्या करेंगे, ए अलोन का अगर आपको टाइम टू फिनिश चाहिए तो ए की अलोन की एफिशिएंसी चाहिए होगी पहले, राइट? तो एफिशिएंसी हमारे पास घनी है, ए बी सी सभी की अब कंबाइंड एफिशिएंसी है। ए बी की है, बी सी की है, सी ए की भी है, राइट? इन सबको यूज करके कैन वी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए अलोन। तो देखिए क्या करना है, ए बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी? 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, दैट इज 15/2। बिकॉज 15 तो क्या था, इनका 2 डेज वर्क है। एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का काम। ठीक है, अब इसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 डे वर्क ऑफ बी एंड सी, तो दैट इज 5। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने से आपको क्या मिलेगा? 1 डे वर्क ऑफ ए, राइट? तो दैट विल बी दिस माइनस दिस, तो 2.5। बोलो हाँ। ठीक है, सो 1 डे वर्क ऑफ ए अगर 2.5 है, और ए को अगर ये पूरा काम फिनिश करना है विच इज 60 पेजेस, तो कितना समय लगेगा? सो टाइम विल बी 60/2.5, तो 24 डेज। क्लियर है क्या? ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। ठीक है।
ये देखते हैं। हम्म। तुमने मैथ्स लिया हुआ है क्या? ऐसे लगा कि तुमको याद है ऐसा। हाँ, 8। आंसर नहीं, 8। ठीक है, 8। तो देखिए इसमें देख, आई थिंक आप लोग का एक अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो सकता है। यहां पे जब ये लिखते हैं दे बिगिन टुगेदर बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लीव्स, तो इसका मतलब ये है कि जब, सुन लो, ये लाइन का मीनिंग क्या है? ये लाइन का मीनिंग है जब बी लीव्स, बी जाता है, उसके 5 days के बाद ए का काम फिनिश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब 5 days के बाद काम फिनिश होने वाला था उस समय बी चला गया, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि फिर जो बाकी काम बचा हुआ है वो ए फिनिश करेगा, तो ऑब्वियसली उसको 5 days से ज्यादा टाइम लगेगा। बिकॉज 5 days में काम जब फिनिश होने वाला था वो तो तब होने वाला था जब दोनों साथ में है। बात समझ आ रही है? तो व्हेन बी लीव्स, उसके बाद ए अकेले ही काम कर रहा है एंड ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। ये इस लाइन का मीनिंग है। समझ आ रहा है? तो अगर आपने ये मीनिंग यूज करके सॉल्व किया है तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग आंसर आएगा। तो देखिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days वाइल बी कैन डू इट इन 15 days। तो अगेन वी कैन स्टार्ट द सेम वे। ए 10 days में काम फिनिश कर रहा है, बी 15 days में काम फिनिश कर रहा है। राइट नाउ इन टोटल वर्क कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम दैट इज 30। राइट, सो इन 1 day ए कैन फिनिश हाउ मच? 3 units, बी कैन फिनिश हाउ मच? 2 units। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ए एंड बी ने कितने दिन साथ में काम किया वो आपको नहीं पता है। राइट, व्हाट वी नो इज बी जब चला गया उसके बाद ए अकेले 5 days काम कर रहा है ना? आफ्टर बी हैज लेफ्ट ए इज वर्किंग फॉर 5 days अलोन। तो ये बताइए, अगर ए अकेले 5 days काम करे, सो इन 5 days ए कैन फिनिश हाउ मच? 3 into 5, 15 units वर्क। तो 30 टोटल था जिसमें से 15 तो ए ने अकेले ही किया है। राइट, तो इसका मतलब ये बाकी जो 15 है वो कौन किया? दोनों जन मिलके। राइट, सो रिमेनिंग 15 जो वर्क है वो ए एंड बी ने साथ में किया। ए एंड बी फिनिश द अदर 15। ठीक है, तो ये जो 15 वर्क जो पहले हुआ है वो ए एंड बी ने साथ में किया। साथ में वो लोग की क्या एफिशिएंसी आती है? 5 units। तो इस एफिशिएंसी से अगर इतना काम फिनिश करना था तो कितना टाइम लगाया होगा? 3 days। ठीक है, दैट मीन्स ए एंड बी वर्कड फॉर 3 days टुगेदर। सो क्वेश्चन इज व्हाट टाइम विल द टोटल नंबर ऑफ डेज, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन? तो 3 days टुगेदर एंड 5 days अलोन। तो 5 days अलोन कहाँ गया?
5 days अलोन, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 days, 3 + 5, 8 days। बोलिए कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है? हाँ हाँ, वो तो 8 पॉइंट समथिंग हो गया ना। हाँ क्या? हाँ वापस बोलो, समझ नहीं आया। हाँ हाँ, नहीं पहले ए और बी ही काम कर रहे हैं और बाद में ए काम कर रहा है अकेले। बट ए और बी का कितना टाइम लिया फिर आपने? कैसे? वही तो मैंने समझाया। एक दिन टोटल ये लोग अगर पूरा टाइम साथ में ही काम करते तो 6 days में काम हो जाता, राइट? अब अगर ए सॉरी बी एक दिन काम करके ही छोड़ देता है तो बाकी जो काम है वो 5 days में थोड़ी फिनिश होगा अब। हाँ तो क्वेश्चन तो वही बोल रहे हैं ना कि जब बी छोड़ता है उसके 5 days के बाद काम फिनिश हुआ। ए लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, राइट? तो इट वाज नॉट द सपोज्ड कंप्लीशन ऑफ वर्क, इट वाज द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क। समझ आ रही है? तो डिफरेंस यहाँ पे यही है कि अगर बी कंटिन्यू करे, ओ हाँ यार ये लिख दो, अगर बी कंटिन्यू करता तो 5 days में काम फिनिश हो जाता, राइट? बट बी ने कंटिन्यू नहीं किया है, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ए विल फिनिश दैट रिमेनिंग वर्क इन 5 days। तो बी जब छोड़ता है उसके 5 days के बाद जितना भी काम बचा था वो ए ने 5 days में फिनिश कर दिया। तो ये इसका मीनिंग है। क्लियर है? तो ए अलोन इज वर्किंग फॉर ओनली 5 days, तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया कि ए का जो लास्ट में 5 days काम करने का जो टाइम है उसमें कितना काम फिनिश कर पाएगा, वो 15 यूनिट। तो 30 में से 15 अगर ए ने अकेले किया तो बाकी 15 दोनों ने मिलके किया तो उनको 3 days लगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कंफ्यूजन इधर ही आता है कि बी एक दिन के बाद नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद जो 5 days बचते हैं वो तो तब बचते जब ए और बी साथ में काम करते। अभी वो वर्क तो ज्यादा टाइम में लगेगा, जैसे आप लोग का 25/3 आ रहा है विच इज 8 पॉइंट समथिंग, राइट? तो वो नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जब भी बी छोड़ रहा है उसके बाद ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 5 days। ठीक है, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ए एंड बी का टोटल 15 यूनिट वर्क बचा होगा, क्योंकि ए ने अकेले 15 कर लिया, टोटल 30 था, तो 15 बचा है। ए एंड बी दोनों कंबाइंड कितना एफिशिएंसी शो कर रहे हैं? 5। तो डेली 5 यूनिट वर्क फिनिश हो रहा है ए एंड बी का मिलके, तो 15 यूनिट वर्क फिनिश करने में कितना समय लगेगा? 15/5, 3। ठीक है, तो 3 days दोनों का कंबाइंड टाइम और 5 days एक अकेले का टाइम, तो टोटल टाइम 8 days। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है थोड़ी, एंड प्लीज ये टॉपिक तो फिनिश कर लेना, है ना? सारे टॉपिक्स बार बार पढ़ूंगा तो आप लोग का सिलेबस ही नहीं होगा। तो 20 तक सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं है, राइट? एक वीक में 20 क्वेश्चंस, डेली के 2, 3, इतना तो कर सकते हो, है ना? ये अटेंडेंस शीट सबने साइन कर दिया ना? ये रो में अटेंडेंस शीट सबका हो गया? नहीं, सैटरडे से, कल नहीं है, थर्सडे। कल क्या थर्सडे है क्या? नेक्स्ट फ्राइडे से करेंगे, वेडनेसडे, इसी फ्राइडे। नहीं कल नहीं है, मतलब वेडनेसडे और फ्राइडे होता था ना तुम्हारा। हाँ ठीक। ये लिख के, ये हो गया मेरा। हाँ तो और जो ऑप्शन में हमारा और विवान कुछ डाउट है आपके? सॉरी सर। कोई डाउट है? आपको समझ में आ गया था कि लास्ट क्लास में जो भी समझ कॉन्सेप्ट? आ रहा है मेरे को, हाँ धीरे धीरे समझ आ गया। दो ठीक है, तीन क्वेश्चन बाद। तो टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज है मैथ्स की बुक में, उसके एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको।
सर एक बार रिपीट कर सकते हो? टाइम एंड वर्क इज द चैप्टर इन योर क्यूए बुक जिसके फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके सर। ठीक है।